नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन युद्धों में ना तो हिस्सा लेता है और ना ही उनकी योजना बनाता है। यह बयान उन्होंने तब दिया जब अमेरिका ने नेटो सहयोगियों से रूसी तेल खरीदने वालों, खासकर चीन पर भारी टैरिफ लगाने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर नेटो देश रूसी तेल आयात रोक दें और चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगा दें तो रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो सकता है। ट्रंप ने नेटो देशों पर रूसी तेल खरीद जारी रखने को चौंकाने वाला बताया। बता दें कि 2023 से तुर्की, चीन और भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं, जबकि हंगरी और स्लोवाकिया भी आयात कर रहे हैं। ट्रंप का बयान पोलैंड में रूसी ड्रोनों की घुसपैठ के बाद आया, जिसे पोलैंड ने मार गिराया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसे खतरनाक और अस्वीकार्य बताया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन जानबूझकर भेजे गए थे या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि यह तभी संभव होगा जब नेटो देश कुछ शर्तों को माने। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेटो देशों को सबसे पहले रूसी तेल की खरीद बंद करनी होगी, क्योंकि यह रूस से बातचीत में उनकी स्थिति को कमजोर करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नेटो को चीन पर भी 50 से 100% तक टैरिफ लगाना चाहिए, ताकि रूस पर चीन की पकड़ कमजोर हो सके। ट्रंप का मानना है कि रूसी ऊर्जा की खरीद रोकने और चीन पर भारी टैरिफ लगाने से यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। हालांकि रूस से तेल और गैस खरीदने वालों में चीन, भारत और कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जो इस स्थिति को और जटिल बना रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले से पहले बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इस पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि मैच कराना केंद्र सरकार की नीति के तहत जरूरी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बहुपक्षीय टूर्नामेंट है और अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया होता तो भविष्य में ओलंपिक या अन्य बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की संभावना पर नकारात्मक असर पड़ता। सैकिया ने बताया कि 2012-13 से भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के पास विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता। सैकिया ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करेगी और देशवासियों को गर्व महसूस कराएगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पहलगाम में पाकिस्तान ने मजहब पूछकर 26 भारतीयों की हत्या की, तो सरकार में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर सके। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि जब आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं हो सकते, तो अब क्रिकेट मैच के लिए कितने हजार करोड़ रुपए ज्यादा अहम हो गए। उन्होंने कहा कि वे पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि आज रविवार को दुबई में दोनों देशों का मुकाबला होगा और विपक्षी दल इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की शहादत के 5 महीने से भी कम समय बाद होने वाले इस मैच को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी ने मैच के बहिष्कार की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और रेस्टोरेंट से मैच का प्रसारण न करने की अपील की। वहीं उद्धव ठाकरे ने पूछा कि जब पानी और खून साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट साथ कैसे चल सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर हमला बोला। वहीं शहीदों के परिवारों ने इसे असंवेदनशील कदम बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह मैच बहुदेशीय टूर्नामेंट का हिस्सा है और इसमें भाग लेना अनिवार्य है, जबकि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलता। उमर अब्दुल्ला ने भी बहु टीम टूर्नामेंट में खेलने को सही ठहराया। बता दें कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज रविवार रात को 8 बजे खेला जाएगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को देश की भावनाओं का अपमान बताया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जब सीमा पर हमारे जवान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं तब क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान से मैच कराना सही नहीं है।
ठाकरे ने इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में सिंदूर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत को इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए ताकि दुनिया को आतंकवाद पर अपना स्पष्ट रूप दिखाया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को साफ कहा कि उनकी सरकार राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन समाज लंबे समय से इसे 27% करने की मांग कर रहा है। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी और ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर केस को मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी दल भी इस पर सहमत हैं। गौरतलब है कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 51.8% है और 2003 से अब तक प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री इसी वर्ग से आए हैं। बता दें कि दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन मामला कानूनी अड़चनों में फंस गया और यह लागू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी समाज की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जाएगी। सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह अपनाते हुए समाज के पक्ष को मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। लंदन में शनिवार को धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन की ओर से निकाली गई यूनाइट द किंगडम रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। इस रैली में करीब 1.5 लाख लोग जुटे और पुलिस पर बोतलें व अन्य सामान फेंके गए, जिससे 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया और हिंसा को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। रैली के दौरान एलन मस्क ने व्हाइट हॉल पर मौजूद लोगों को वीडियो लिंक से संबोधित किया। वहीं इसके विरोध में स्टैंड अप टू रेसिज्म की ओर से करीब 5000 लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो झड़पें तेज हो गयी। रॉबिन्सन ने नेताओं और अदालतों पर प्रवासियों को स्थानीय समुदाय से अधिक अधिकार देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रीक्रॉस वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में इथेनॉल विवाद पर आलोचकों को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और मैं नीचे नहीं गिरता। गडकरी ने साफ किया कि उनके काम और प्रयोग किसानों के लिए हैं, न कि पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कहा कि वह कोई दलाल नहीं है और ईमानदारी से कमाना जानते हैं। गडकरी ने विदर्भ में 10,000 किसानों की आत्महत्या को शर्मनाक बताया और कहा कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे वे रुकेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन राजनीतिक स्वार्थ का हिस्सा बन गया है। गडकरी ने अपने बेटे के कारोबार का जिक्र करते हुए बताया कि वह केवल उसे विचार देते हैं। उनका बेटा सेब, केले, मछली और दूध पाउडर का आयात निर्यात करता है और आईटीसी के साथ 26 चावल मिलें भी चलाता है। उन्होंने कहा कि मुझे 5 लाख टन चावल के आटे की जरूरत है, इसलिए वह मिलें चलाता है और मैं आटा खरीदता हूँ। उन्होंने ऐसे उद्यमों को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे व्यावसायिक बुद्धि कृषि में अवसर पैदा कर सकती है। न्यूयॉर्क मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार सोहरान ममदानी ने बड़ा बयान दिया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क पुलिस से गिरफ्तार करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा जारी वारंट का सम्मान करेंगे, जिसमें नेतन्याहू पर सजा में युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप है। हालांकि अमेरिका आईसीसी को मान्यता नहीं देता और कानूनी रूप से यह गिरफ्तारी लगभग असंभव मानी जा रही है। विशेषज्ञों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। नेतन्याहू ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी धमकियों की कोई चिंता नहीं है और इसे मूर्खतापूर्ण बताया। ममदानी ने यह भी कहा कि वे पुतिन की गिरफ्तारी का भी समर्थन करेंगे। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। देश की 8 प्रमुख पार्टियों, जिनमें नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और माओवादी सेंटर शामिल हैं, ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से संसद बहाल करने की मांग की है। दलों ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करना असंवैधानिक है। पौडेल ने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर संसद भंग की थी, जबकि यह प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक थी। सुशीला कार्की की नियुक्ति भी प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ समझौते के बाद हुई थी। भारत की जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पेरिस ओलंपिक 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट जूलिया सेरेमेटा को 4-1 से हराया। यह जैस्मिन का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है।
जीत के बाद उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य हमेशा देश को गौरवान्वित करना था और यह उपलब्धि कोच, सपोर्टिंग स्टाफ और फेडरेशन की मेहनत से संभव हुई। लिवरपूल में हो रहे इस टूर्नामेंट में जैस्मिन के अलावा भारत की नुपुर ने 80+ किलोग्राम फर्क में सिल्वर और पूजा रानी ने 80 किलोग्राम फर्क में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.